Hello everyone, I am Dushant Gupta. I welcome you all on your YouTube channel Physics Info. So how are you? I hope all of you are fine. So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में. कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कॉन्सेप्ट वाइज भी और पेपर के अंदर जिसके क्वेश्चन आते हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही. 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 5 मार्क क्वेश्चन किसी में भी आ सकते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं बोलूँ तो ये पूरी थ्रू आउट द यूनिट आपका यूज़ होने वाला है. तो हम इसको समझते हैं क्या होता है कूलम्ब्स लॉ. सो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में. कैसे फोर्स के बारे में? दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी, ठीक है, किस नेचर की होगी, तो उसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे कूलम्ब्स लॉ में. सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कूलम्ब्स लॉ बताने से पहले कि ये वैलिड किस कंडीशन में है. अगर वो कंडीशन है तभी ये वैलिड होगा. देन द कंडीशन ऑफ वैलिडिटी इज, इसकी वैलिडिटी क्या है भाई? इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है. तो चार्जेस हम पढ़ चुके. देन व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज क्लास 11th में हमने पढ़ा था. पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू देयर साइजेस, देन द ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो उसी तरीके से अगर वो ऑब्जेक्ट चार्ज बन जाए तो हम ये बोल सकते हैं जब डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू देयर साइज, देन द टू चार्जेस आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस. ठीक है, ये उसी तरीके से हम समझ सकते हैं. जैसे कि मान लो अर्थ से हम सन को देख रहे हैं तो अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू देयर साइज. दैट्स वाई जो सन है वो हमें छोटा नज़र आता है लाइक अ पॉइंट. ठीक है, बट इन रियलिटी द साइज ऑफ द सन इज़ वेरी बिग देन द अर्थ. ओके, तो हम इस कंडीशन में ही किसी चार्ज को पॉइंट चार्ज मानेंगे और उसी पॉइंट चार्ज के लिए जो कूलम्ब्स लॉ है वो वैलिड है. सो व्हाट इज़ कूलम्ब्स लॉ? अब बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट की. स्टेटमेंट क्या थी कूलम्ब्स लॉ की? कूलम्ब, चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम्ब, नेम ऑफ साइंटिस्ट चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम्ब. ठीक है, उन्हीं के ऑनर में इसको कूलम्ब्स लॉ बोला गया क्योंकि उन्होंने इस बारे में स्टडी की थी. तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो स्टेटमेंट क्या थी? वो स्टेटमेंट ये थी, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the force of interaction means can be repulsive or can be attractive. बात करेंगे आगे इसके बारे में. तो इंटरेक्शन में दोनों चीज़ें आ गई, अट्रैक्शन फोर्स भी और रिपल्सन फोर्स भी. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, नॉट ओनली चार्जेस, बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the magnitude product of the magnitude of two charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. देखिए क्या लिखा है हमने, ये इसकी स्टेटमेंट है बस. कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट. उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेंगे और उस मैग्नीट्यूड का क्या कराएंगे? प्रोडक्ट. उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका अगर स्क्वायर करें तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सी, मान लीजिए मेरे पास दो चार्जेस हैं, पॉइंट लाइक चार्जेस है. ठीक है, पहला चार्ज मान लीजिए Q1 है और दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है. दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास R है. ठीक है,
और मैं बोलता हूँ ये दोनों चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, वैक्यूम में, या फिर एयर बोल सकते हैं आप इस चीज़ को, या फिर आप फ्री स्पेस बोल सकते हैं। सीबीएसई के सिलेबस में ये तीनों चीज़ें एक ही कंसिडर की गई है, अदरवाइज एयर इज़ अ मीडियम, ठीक है। सो वैक्यूम, एयर, फ्री स्पेस, किसी भी तीनों में से कोई भी एक चीज़ बोल सकते हैं आप, ठीक है, एक ही बात है। तो वहाँ पे ये रखे हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा है, तो दो चार्जेस है, दोनों के बीच के डिस्टेंस आर है। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ एफ, अगर ये फोर्स इन दोनों के बीच में कितना लग रहा है, एफ, देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड लीजिए Q1 का, मैग्नीट्यूड लीजिए Q2 का, और इन दोनों का प्रोडक्ट, इसके तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यही फोर्स टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आर इनके बीच की डिस्टेंस है और आर का स्क्वायर, और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बात बनी, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज योर मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ से मैं अगर इसको कंबाइंड लिखूँ तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्ट Q1 लिख रहा हूँ, Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, एंड दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और जो फॉर्म बनेगी फोर्स की वो क्या बन जाएगी, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है ये आई कूलम्ब्स लॉ से फोर्स की, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, कैन बी रिपल्सिव, कैन बी अट्रैक्टिव। बात करते हैं अभी थोड़ी देर में कि अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा। तो यहाँ पे जो हमने K यूज़ किया है, इक्वल टू का साइन आएगा बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, सो K इज़ योर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ लिख देते हैं, K के बारे में बात करते हैं, K इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ओके। एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम। इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, आपकी मीडियम पे। मीडियम मीन्स जैसे मैंने अभी बोला था कि आपके दो चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, या तो वैक्यूम में बोल सकते हैं, या आप एयर में बोल सकते हैं, फ्री स्पेस में। तो ये एक मीडियम है। अगर मैं इन दोनों चार्जेस को वाटर में रख दूं तो वाटर क्या हो जाएगा, एक मीडियम। अगर मैं इन दोनों चार्जेस को ऑयल में रख दूं तो ऑयल क्या हो जाएगा, एक मीडियम। तो यहाँ पे जो ये K है वो डिपेंड करेगा मीडियम पे, यानी कि वैक्यूम के लिए K की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। कोई और मीडियम आप लोगे, जैसे कि वाटर है, उसके लिए मीडियम वैल्यू अलग होगी। ग्लास ले लिया, शीशा, तो उसके लिए मीडियम अलग, उसके लिए K की वैल्यू अलग होगी। तो ये मीडियम टू मीडियम वेरी करेगी आपकी K की वैल्यू। नाउ अब इस K के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो K क्या था, K के बारे में क्या क्या बताया गया हमें, यहाँ देखते हैं हम। K के बारे में बताया गया, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला मैंने, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी एक और वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, क्या बोला इसको मैंने, अगर हम इसको क्या रीड कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट, NOUGHT बोल सकते हैं या NOT बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये अभी मैंने बताया कि K की वैल्यू जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है, K के अंदर देखो आप क्या क्या इन्वॉल्व है, 4 पाई एंड एप्सिलॉन नॉट। तो 4 और पाई तो आपका कांस्टेंट है, चाहे आप वाटर में रखें इसको और चाहे आप एयर में रखें, बट हेयर एप्सिलॉन नॉट, दिस एप्सिलॉन नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, दैट्स वाई K डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये मीडियम टू मीडियम क्या करता है, वेरी। सो एप्सिलॉन नॉट जो है ये एक प्रॉपर नोटेशन है, कब, जब आप एयर या वैक्यूम क्या ले रहे हो एज अ मीडियम। तो इसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट की वो इक्वल होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो ये वैल्यू उठा के जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो K की वैल्यू आपको मिलेगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ K की, तो फोर्स का जो फॉर्म है वो ये बनेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू, फॉर एयर या मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सो
आप देख रहे हैं ये मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है फोर्स का, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक अलग से वीडियो है जिसमें हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो वहाँ वेक्टर फॉर्म करेंगे, वहाँ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड में जो फोर्स की फॉर्म आती है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर आप किसी मीडियम में रख रहे हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट ना होके उस मीडियम का यूज़ हो जाएगा, और उसको हम एज ए एप्सिलॉन M भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। तो किसी मीडियम के लिए ये अलग होगा, ठीक है। तो जिस भी मीडियम की आप बात करेंगे उस मीडियम की उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू होगी, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे सिर्फ इसी की, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ की। तो कूलम्ब्स लॉ यहाँ तक कंप्लीट है, ये इसके बारे में बात की हमने, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं, ठीक है। important points related to Coulomb's law, ये आपको याद रखने हैं, बहुत हेल्प करते हैं कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, पहला पॉइंट यही है कि Coulomb's फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव। सबसे पहले इसी की बात करते हैं, कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव। कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव। कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा, उसकी बात करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 एंड Q2। एक नंबर क्वेश्चन में पूछ लेता है ये, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी R चेंज नहीं हो रहा है, मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं। जो एक मीडियम ले लिया, मान लीजिए हमने वैक्यूम ही ले लिया मीडियम, ठीक है। अब इस मीडियम के अंदर रखा है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लीजिए बताइए कि फोर्स का नेचर कैसा होगा व्हेन Q1 एंड Q2 बोथ आर ग्रेटर देन 0। जब दोनों ही ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में दोनों का बीच में जो फोर्स लगेगी वो फोर्स का नेचर क्या होगा। तो आप देखिए दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। फोर्स का फॉर्म क्या होता था, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं मीडियम भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, यानी K चेंज नहीं होगा आपका, R ये डिस्टेंस भी फिक्स रख रहा हूँ। तो फोर्स जो है वो सिर्फ डिपेंड करेगा Q1 और Q2 के साइन पे। तो अब मैंने बोला है कि Q1 एंड Q2 बोथ आर ग्रेटर देन 0, मीन्स दोनों आपके क्या हैं, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हमें पता है क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल। तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा भाई, रिपल्सिव। तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा आपका, रिपल्सिव, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, मान लीजिए कि दोनों ही both Q1 and Q2 can be are less than 0, both Q1 and Q2 both are less than 0, मीन्स दोनों अब क्या हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस दोनों अगेन फिर क्या करेंगे, रिपेल। तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा भाई, अगेन रिपल्सिव। जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो उस केस में ये फोर्स क्या होगा आपका, रिपल्सिव होगा। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस ये हो सकता है Q1 इज ग्रेटर देन 0 एंड Q2 इज लेस देन 0, या फिर ये बोल दे Q1 इज लेस देन 0 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0, कोई भी एक केस। यानी कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इसमें Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, इसमें Q1 नेगेटिव और Q2 पॉजिटिव। तो आपको पता है जब पॉजिटिव और एक नेगेटिव हम लेते हैं तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव। कैसा नेचर होगा भाई, अट्रैक्टिव, ठीक है। तो कूलम्ब फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इज कूलम्ब फोर्स between the two charges always acts
along the line joining of the two charges. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कूलम्ब फोर्स हमेशा जो है वो दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग लगेगा, चाहे वो रिपल्सिव हो और चाहे वो अट्रैक्टिव हो। देखिए कैसे, ये आपके पास मान लीजिए चार्ज है यहाँ पे Q1 और ये आपके पास चार्ज है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है मान लीजिए R, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैं देखो दोनों पॉजिटिव है, पहला केस दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो उस केस में Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो ये रिपेल किस डायरेक्शन में होगा, दूर जाएगा, तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट्स वाई Q1 जो है वो रिपेल होगा इस डायरेक्शन में। जो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको मैं बोल देता हूँ उसे F1 F2 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और जो 1 के ऊपर लग रहा है ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F1 2, ठीक है। अब देख रहे हैं आप दोनों फोर्सेस क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये तो बात अलग होगी, अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। पर एक चीज़ यहाँ इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों चार्जेस को उसी के अलोंग लग रहे हैं, चाहे वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और वो उस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लेता हूँ, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव, मान लीजिए ये मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव, और दूसरा क्या ले लिया, नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, यानी कि ये किधर जाएगा, इसके अलोंग जाएगा, ठीक है। और Q2 जो है वो इसके अलोंग आएगा इधर, तो अगेन ये क्या हो रहा है, लाइन ज्वाइनिंग होता है, टू चार्जेस के अलोंग ही लग रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से यही बताता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इसी में ही बात करेंगे, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है भाई, कूलम्ब फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। कूलम्ब फोर्स between the two charges is always equal and opposite. Coulomb force between the two charges is always equal and opposite. That's why it follows, it means Coulomb's force, that's why it follows Newton's third law of motion. That's why it follows Newton's third law of motion. कैसे, देखिए ये बोल रहे हैं कि Coulomb's force is always equal and opposite between the two charges, that's why it follows Newton's third law of motion. इस चीज़ को समझते हैं कैसे करता है। देखिए मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, अगेन Q1 एंड Q2 ले रहा हूँ मैं, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है आपके पास, R। तो Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अभी पहले वाले केस में देखा था मैंने, जब दोनों पॉजिटिव ले रहे थे तो Q1 Q2 के ऊपर इधर फोर्स लगा रहा था, दैट इज F21, फोर्स ऑन ड्यू टू 1, और जो 2 है वो 1 के ऊपर लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो आप यहाँ से देख रहे हैं दोनों क्या है, अपोजिट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि अपोजिट होंगे, इक्वल होंगे। ये कैसे सेटिस्फाई करेंगे, अगर मैं F12 की बात करूँ, F12 दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसकी वैल्यू क्या आती है, K, दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अपॉन R²। और अगर मैं F21 की वैल्यू रखूँगा तो वो भी तो यही आएगी, यानी कि F12 एंड F21 आर इक्वल, ठीक है, एंड अपोजिट। ये वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे, यहाँ पे भी मैंने बता दिया कि दोनों फोर्सेस के हैं इक्वल और अपोजिट होंगे। अगर ये अट्रैक्टिव होंगे तो वो एक इधर लग रहा होगा और एक इधर लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, बट दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी, इक्वल। सो ये इक्वल और अपोजिट है। इसी वजह से न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या थी भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक एक्शन फोर्स के लिए आपके पास एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है। तो अगर मैं इस फोर्स को एक्शन मान लूँ तो ये फोर्स क्या बन जाएगा आपका, रिएक्शन, ठीक है, या इसको एक्शन माने तो वो रिएक्शन फोर्स। तो इसी वजह से न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट बताते हैं इसके बारे में, 3 पॉइंट हो गए हमारे पास।
टोटल हम 5 पॉइंट की बात करेंगे, 2 पॉइंट और हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा भाई आपका? फोर्थ पॉइंट यही बनेगा कि कूलम्स लॉ इज सिमिलर टू कूलम्स फोर्स इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल लॉ। कूलम्स लॉ इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, दोनों ही लॉ किसके बारे में बात करते हैं? फोर्स के बारे में। एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहा है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मैं कूलम्स लॉ की बात करूं जो अभी हमने देखा है, कूलम्स फोर्स क्या कहता है? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, और दोनों चार्जेस क्या होते थे? पॉइंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं ग्रेविटेशनल लॉ की बात करूं तो ये भी क्या कहता है? दो हमारे पास अगर मान लीजिए पॉइंट मासेस है, क्या बात करते हैं? पॉइंट मासेस की 11th क्लास में पढ़ा था, और r अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, देन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू पॉइंट मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप देख रहे हैं दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़। क्या सिमिलरिटी है? सबसे पहली सिमिलरिटी तो ये है, अगर इसको मैं कंप्लीट लिखूँ तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटा के, और ये बनता है F इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है हमें? इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब भी कोई क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ दो चार्जेस के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो यहाँ पे ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। सो बोथ द लॉज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ द लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। कूलम्स फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ चार्जेस हैं और यहाँ पे मासेस हैं, ठीक है। तो ये दोनों की फॉर्म क्या होती है? सिमिलर। यहाँ पे भी हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं और यहाँ पे भी हम यहाँ कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट कंप्लीट हो गए। लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ, पॉइंट नंबर 5th, पॉइंट नंबर 5th इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Coulomb's law, Coulomb's force between the two charges, Coulomb's force between the two charges is, Coulomb's force between the two charges is independent of the presence or absence of any other चार्ज। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलम्स फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। किस चीज़ से इंडिपेंडेंट होगा? कि उन दोनों चार्जेस के पास में कोई दूसरा चार्ज है या नहीं है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास ये दो चार्जेस हैं, एक Q1 और इसको मैं बोल देता हूँ Q2। इसके ऊपर चार्ज Q1 है और इसके ऊपर चार्ज क्या है आपके पास? Q2, ठीक है। ये एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव। मान लीजिए मैंने नेगेटिव ले लिया और ये पॉजिटिव। तो Q2 जो है वो Q1 को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। Q2 Q1 को क्या करेगा भाई? अट्रैक्ट करेगा, इधर जाएगा। अब मैं कोई तीसरा चार्ज लेके आता हूँ Q3। क्या ले आया भाई? Q3। एक और Q3 चार्ज ले आया यहाँ पे, ठीक है। ये भी मैंने पॉजिटिव ही लिया। तो Q3 अब इसको क्या करेगा? Q1 को अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो क्या इसके आने से ये फोर्स अफेक्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि क्या होगा कि इसके ऊपर नेट फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा था, दैट फोर्स इज, मान लीजिए क्या है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसके आने के बाद यहाँ पे जो फोर्स लगा दैट इज के Q1 Q3 बाई आर स्क्वायर। अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस में आर मान लो, ठीक है। तो ये जब नहीं था तब भी इतना फोर्स था, इसके आने के बाद भी ये फोर्स इतना ही है, बल्कि Q1 के ऊपर नेट फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है वो अफेक्ट नहीं होगा। तो यही स्टेटमेंट कह रही है, कूलम्स फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट
ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। अब इस पे न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एज शोन। ठीक है, ये आपके पास एक Q1 चार्ज है, ये आपके पास एक Q2 चार्ज है। Q1 की वैल्यू आपको दी है -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 की वैल्यू देती मान लीजिए आपको 3 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मीडियम आपको अगर नहीं दिया है तो आप कंसिडर करेंगे वैक्यूम या एयर में रखा है, और अगर दे दिया है तो उसके लिए अलग से कोई और आपको इन्फॉर्मेशन देगा। बट अगर यहाँ पे आपको मैंने मीडियम नहीं बताया तो आप क्या कंसिडर करके चलेंगे खुद से ही कि यहाँ आपका मीडियम क्या है, वैक्यूम। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R², और मीडियम के लिए मेरे को पता है K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, Q1 की वैल्यू आपको दी है -2 माइक्रोकूलम, बट हम मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या रख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। तो माइनस हो या प्लस हो, हम डायरेक्ट क्या लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड। तो इंटू 2 × 10⁻⁶ कूलम, बिकॉज माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कराने में। तो 2 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है, तो 3 × 10⁻⁶। माइनस साइन क्या है, माइनस साइन अगर आएगा तो ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, वो बाद में बात करते हैं। तो यहाँ सिंपल हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और इसको डिवाइड करना है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मैंने जानबूझ के 50 सेंटीमीटर ली है। यहाँ मैं मीटर में भी लिख सकता, लेकिन 50 सेंटीमीटर इसलिए लिए, बच्चे गलती क्या करते हैं कि 50 सेंटीमीटर है तो इसको 50 × 50 कर देते हैं। पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर यानी 50 × 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ जो आपकी यूनिट बनेगी वो ना तो CGS बन पाएगी और ना ही SI यूनिट बन पाएगी। तो आपको एक ही यूनिट लेके चलनी है, या तो आप SI लें या आप CGS लें। ठीक है, तो यहाँ हम SI यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, और SI में फोर्स को लिखा जाता है न्यूटन में। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। तो मीटर में जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हाफ मीटर बनेगा। तो 1 × ½ × ½ मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यूनिट कैसे मैनेज करेंगे। 9 × 10⁹ K की वैल्यू मैंने बताई थी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसके साथ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ रहा है, और कूलम इंटू कूलम, दो चार्जेस हैं, कूलम का स्क्वायर अपॉन नीचे है मीटर स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया और कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर गया, तो ओनली न्यूटन रह जाता है। तो यही आपके फोर्स की यूनिट है इन SI सिस्टम। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद बनेगा 2 × 3 = 6, 9 × 54 मल्टीप्लाई बाई 4 216, 216 × 10⁻⁻12 + 9 -3 ओके न्यूटन। इतना आपका फोर्स आ जाता है। तो ये आपकी वैल्यू होगी फोर्स की बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। CBSE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर है। CBSE 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक और कराऊंगा इसके बाद। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज Q, find the force on the charge Q as shown in the figure given below। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ और था, बट मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे समराइज मैनर में बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन था। ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई थी। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर वर्टिसेस पे एक चार्ज रखा था। तो सबसे ऊपर जो वर्टिस है उस पर मान लीजिए आपका Q चार्ज रखा है, यहाँ पे -4Q चार्ज रखा था, और यहाँ पे 2Q। तो आपसे पूछा था कि बताइए जो Q है आपके पास, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है।
ये आपके पास ट्रायंगल कौन सी है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको सारी खूबियाँ पता होंगी, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ये साइड जो है वो हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ए मीटर की ये साइज़ है, ए मीटर, ठीक है। तो सारी साइड्स ए मीटर की होंगी। तो आपको क्या करना है, इस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स पता करना है कि कितना लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स कितने आएंगे टोटल, 3 या 2 फोर्स आएंगे, 2, क्योंकि चार्ज हमारे पास 3 है। इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स 3 आएंगे। एक तो खुद के ऊपर, तो उसके ऊपर तो हम देख ही रहे हैं, तो कौन लगाएगा इसके ऊपर, ये 2 चार्जेस तो लगाएंगे, तो फोर्स यहाँ पे 2 ही आएंगे। तो देखिए कैसे आएगा, यहाँ हम वेक्टरली इसको ऐड करेंगे, कैसे, 2Q, Q के ऊपर लगाएगा, 2Q इज़ पॉजिटिव, Q इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो ये रिपेल होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं फोर्स F1 बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और -4Q, Q के ऊपर फोर्स लगाएगा, माइनस प्लस क्या करेंगे, अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट होगा तो ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी साइड आएगा। अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है, देख लीजिए सारे पॉइंट यहाँ पे आपके यूज़ हो रहे हैं। तो -4Q की साइड आएगा, ठीक है। अब इस फोर्स को मैं बोल देता हूँ से F2, F1 एंड F2 2 फोर्सेस हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टरली ऐड होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल बीच में नहीं आएगा क्योंकि ये जो -4Q है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2Q, तो जितने फोर्स से ये रिपेल करेगा उससे ज़्यादा फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेट जो इफेक्ट है वो थोड़ा सेंटर में ना जाके इसकी साइड होगा। और ये जो एंगल है इनके बीच का, ये कितना बन रहा होगा, 120 डिग्री। कितना है भाई, 120 डिग्री। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अगर मैं F1 की बात करूँ तो F1 कितना आएगा भाई आपका, F1 इज इक्वल्स टू K Q इंटू 2Q, Q मल्टीप्लाई बाई 2Q अपॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा K 2K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है। F2 की अगर मैं बात करूँ तो F2 कितना है भाई, -4Q एंड Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस A है, तो K मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ओनली 4Q लेंगे मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन A का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। यहाँ आ गया आपके पास। नेट अगर मैं निकालूँ F, तो F का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, वो निकालते हैं हम, आपको पता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं, दैट इज F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस ऑफ दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। पुट कीजिए वैल्यू, अंडर रूट F1 की वैल्यू है 2K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, प्लस F2 की वैल्यू पुट करेंगे 4K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू F1 एंड F2 2K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर एंड कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री इज -1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर एंड KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, दोनों में कॉमन है और तीनों टर्म्स के अंदर स्क्वायर है, तो ये कॉमन बाहर आ जाएगा, ओनली KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, अंडर रूट की वजह से एक पावर कैंसिल होगी, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, देखिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 एंड यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 8 विद माइनस साइन, ये बचेगा। तो लास्ट फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, इस फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फाइनल फोर्स, नेट फोर्स जो है आपका वो कितना आ गया भाई, 20 - 8 12 K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, ये आपका नेट फोर्स आएगा। तो यही आपको निकालना था कि Q के ऊपर नेट फोर्स